हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा 9th वीडियो है जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है समानता के लिए शिक्षा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समानता के लिए शिक्षा। देखिए दोस्तों, जब से मनुष्य का अस्तित्व आया है, समानता का प्रश्न हमेशा से विचार विमर्श का मुद्दा रहा है। दो व्यक्तियों के बीच में केवल बाह्य शारीरिक संरचना में ही भिन्नता विद्यमान नहीं होती, बल्कि आंतरिक कारकों से भी हम कह सकते हैं कि असमानताएं रहती है। जैसे बुद्धि हो गया, बुद्धि के कारण भी कई लोगों में असमानता रहती है। उनका व्यक्तित्व कैसा रहता है, उनकी सोच कैसी है, तर्क शक्ति है, सभी में भिन्नता रहती है। ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ बाह्य कारक भी रहते हैं कि भाई क्या उसका निवास स्थान है, कहाँ का वो भौगोलिक वातावरण से आया है, सामाजिक वातावरण कैसा है, प्रादेशिक वातावरण कैसा है, भाषा में विविधता रहती है। तो हमेशा इनमें क्या रहती है, मनुष्यों में असमानता रहती है। ठीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे समानता के लिए शिक्षा, क्योंकि इन्हीं असमानताओं के कारण शिक्षा में समानता के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे देश के संविधान ने, हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के अध्यापकों ने या शैक्षणिक निकायों ने समानता के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, उसी का आज हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है ना। तो समानता के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक। देखिए, सबसे पहले दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि समता और समानता, ये दो आपके डिफरेंट वर्ड है। हम हमेशा समता और समानता को एक वर्ड हमेशा मानते हैं, यानी हम इसको समानार्थी के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। ठीक। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक चित्र आया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तरह तरह के जानवर हैं, जैसे हाथी है, बंदर है, और इसके अलावा और भी कई टाइप के जहाँ पर जानवर हैं, पेंगुइन है। तो इनके लिए आप चित्र में देख सकते हैं कि अगर प्रत्येक जानवर है, अगर उसको प्रवेश लेना है, तो उन सभी को चयन के लिए परीक्षा देनी होगी। इसके लिए उनको पेड़ पे चढ़ना होगा। अब आप देख सकते हैं, क्या ये आप ये देख सकते हैं कि समान अवसर तो प्रदान किया जा रहा है और उसी को शिक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, परंतु सोचिए, क्या ये उचित है? क्या यहाँ पर समानता विद्यमान है? समानता है, लेकिन क्या हमें ऐसी समानता की आवश्यकता है? ओके। कहीं ना कहीं कोई चीज छूट रही है। आप देख सकते हैं, समानता तो मिल रही है, समान अवसर भी मिल रहा है कि भाई आप पेड़ पे चढ़िए और आपको शिक्षा मिलेगी, लेकिन क्या बंदर, हाथी और पेंगुइन है, क्या इनको कंपेयर किया जा सकता है? तो कोई ना कोई चीज इसमें छूट रही है। तो वो जो चीज छूट रही है वही समता है। इसके लिए आप दूसरा चित्र देखिए, आपको इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, एक जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तीन लोग हैं जिनकी हाइट डिफरेंट है। समानता के लिए उनको तीनों को समान बॉक्स दिए गए हैं, लेकिन समता के लिए आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसको अरेंज किया गया है, बॉक्सों को किस तरह से अरेंज किया गया है। ठीक। तो यहां पर से हम देख सकते हैं कि भाई समानता का मतलब ये है कि अन, हम ये कह सकते हैं कि भाई समानता का अर्थ संतुलन से है या समरूपता यानी सिमिलैरिटी से है, यानी सभी तरह से समान। जबकि समता में औचित्य का सिद्धांत है कि आपको औचित्य यानी आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप जिनको समान अवसर दे रहे हैं, उनमें कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम इनको भले ही समान अवसर हम दे रहे हैं या समानता हम रख रहे हैं, लेकिन क्या जो ये बंदे को अगर हम समानता दे रहे हैं या हम समान अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो क्या कहीं कुछ कमी तो नहीं रहेगी? क्या कुछ कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? ओके। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं कि सपोज करो, हमने गणित का टेस्ट रखा दो विद्यार्थियों के बीच। ठीक है ना। एक बंदा है साइंस के बैकग्राउंड का, यानी जिसने गणित पढ़ी हुई है, एक है आर्ट के बैकग्राउंड का, लेकिन दोनों का हमने समान अवसर दिया, हमने समान प्रश्न रखे और उनसे बोला कि आप दोनों में से जो भी इन प्रश्नों के उत्तर सही देगा, या एक निर्धारित हमने अंक प्रणाली रखी और उसके बाद हमने उसका रिजल्ट घोषित किया। तो ये है आपकी समानता। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि भाई
जो बंदा मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाला है या यानी कि साइंस बैकग्राउंड वाला है, वो तो आसानी से उन प्रश्नों को हल कर लेगा। लेकिन जिस बंदे ने गणित नहीं पढ़ी है, तो उसके बारे में हमने विचार नहीं किया। हमने उनको भले ही समानता के अवसर दिए, हमने उनको सारी चीज समान की, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज छूट गई, जो कि बताती है कि वहां पर समानता, यानी जो कि बताती है कि समता नहीं आ पाई है। ठीक है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वहां पर औचित्य का सिद्धांत आता है समता के लिए। ठीक। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो समता है उसका अर्थ संतुलन, एकरूपता, समरूपता है, जब या हम कह सकते हैं सभी तरह से समान। ठीक। जबकि समता का अर्थ आपका क्या होता है, औचित्य का सिद्धांत होता है। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। और हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि समता एक प्रक्रिया है और समानता इसका परिणाम है। समता एक प्रक्रिया है, एक औचित्य, जिसमें औचित्य होगा, जो औचित्य के साथ एक प्रक्रिया होगी, और समानता इसका परिणाम होगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा में। तो भाई शिक्षा में समानता का अर्थ क्या है, आप इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिक्षा में समानता। शिक्षा में समानता का अर्थ यह है कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति। तो अब हमें यहाँ पर शिक्षा का समानता, जो कि हमारा इसका टॉपिक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि शिक्षा में समानता का मतलब यह है कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा उनमें हमने जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना उनको समान अवसरों की प्राप्ति करवानी है। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं दोस्तों कि शिक्षा में असमानता की प्रकृति एवं रूप, कि शिक्षा में असमानता किस किस तरीके की हो सकती है। दोस्तों मैंने यहाँ पर शिक्षा में असमानता की को एक तरीके से कैटेगराइज किया। बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि असमानता किन किन कारण से होती है। पहली तो पक्का है दोस्तों कि जो सबसे पहली है वो है प्राकृतिक। देखिए प्रकृति के कारण भी असमानताएं आती हैं। आप सबसे पहले जानते हैं कि भाई मनुष्य है, मनुष्य में अपने भौगोलिक वातावरण के कारण असमानता आती है, और जैविक कारणों से असमानता आती है। कि भाई आप देखेंगे कि भाई आप जिस जगह पे रहते हैं, यानी अगर उसका भौगोलिक वातावरण डिफरेंट है, तो आप में असमानता आना लाजमी है। ठीक। और जैविक कारण तो इसके हैं ही। ठीक। तो ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई प्राकृतिक। अब जो असमानताएं हैं, जो कि सच में हम कह सकते हैं कि विचारणीय है, वो है मानव निर्मित। मानव निर्मित असमानताएं कैसे कैसे बनाई गई हैं। देखिए सबसे पहले होती है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पे जो हमारी असमानताएं हैं वो किसी से छुपी नहीं है। ठीक। इसके अलावा क्या होती है, सामूहिक। अब सामूहिक में भी आप क्या कर सकते हो, जैसे भाई सामूहिक में सबसे पहले क्या आता है, सामाजिक आर्थिक स्तर। अब आर्थिक स्तर के आधार पे भी असमानताएं रहती है। आप देख सकते हैं कि भाई जो रिच पीपल्स हैं, उन वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, वो बड़े से बड़े हाई फाई स्कूल में रखते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो एक साधारण से स्कूल में भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो उसके कारण भी क्या आती है, असमानता आती है। ठीक है ना। इसके अलावा अब आता है भाषा एवं धर्म। हमारी भाषाएं अलग हैं, तो अगर भाषा में अगर अलग होगी, धर्म अलग होंगे, तो यानी आपकी असमानता आना लाजमी है। इसके अलावा जातियां, ये भी सामूहिक में आती हैं। हमारा जो कास्ट सिस्टम है, और कास्ट सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई जो उसमें आपका वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है। आपको पता है कि जो कास्ट सिस्टम है उस पर आपकी, हम कह सकते हैं कि जो उसका ऊंच ऊंच से लेकर नीच तक का जो क्रम है, उसके कारण क्या होती है, बहुत ज्यादा असमानताएं आती है। ठीक है ना। इसके अलावा साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक भी क्या होती है, असमानताएं होती है। मनोवैज्ञानिक को हम कह सकते हैं कि भाई कई लोग बहुत ज्यादा खुले विचारों के होते हैं, कई लोग क्या होते हैं काफी अंदर से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, कई लोग एक्सट्रावर्ट होते हैं। ठीक। तो इस टाइप की असमानताएं विद्यमान रहती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा में असमानता को प्रभावित करने वाले कारक या घटक के बारे में। देखिए ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारे शिक्षा में असमानता को कौन कौन से घटक या कारक प्रभावित करते हैं। देखिए सबसे पहला आता है समाज में असमानता। होता क्या है कि हमारे जो शिक्षा में असमानता सामान्यतः समूहों से जुड़ी हुई है, जैसे कि आपकी जाति है या आपकी राष्ट्रीयता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, लाइक आपकी भाषा क्या है, आपका धर्म क्या है,
आपका वर्ग क्या है या आपका लिंग क्या है, ठीक। तो इन सब के कारण भी आपकी क्या होती है, समाज में असमानता होती है, ठीक। तो इससे आपको जो अधिगम है यानी शिक्षण यानी सीखना है या शिक्षण कार्य है, इस पर आपकी क्या होती है, असमानता जुड़ी होती है। तो ये समाज में असमानता को हम कह सकते हैं, शिक्षा में असमानता को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा घटक है कि आप समाज में असमानता है, ठीक। तो इससे आपकी शैक्षिक अपेक्षाएं या शैक्षिक उपलब्धियों पर बहुत फर्क पड़ता है, ठीक। इसके अलावा देखिए सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप देख सकते हैं कि जो उच्च आय वाले परिवार हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, उन जो उच्च आय परिवार के विद्यार्थी होते हैं उनकी तुलना में निम्न आय या औसत आय वाले परिवार के विद्यार्थियों का आप कह सकते हैं कि उनका शिक्षण काफ़ी दयनीय होता है, ठीक। अब आप या शिक्षण है या अधिगम है या काफ़ी दयनीय हो सकता है, क्योंकि भाई उनके पास तो सुविधाएं हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी शिक्षा के असमानता को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा घटक है, ठीक। इसके कारण भी शिक्षा में असमानता आती है। भाई जो बड़े आय कमाने वाले जो लोग हैं वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजेंगे, लेकिन निर्धन लोगों का तो क्या है कि भाई वो बेचारे स्कूल ही भेज दें, वही बड़ी बात है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगली आती है सांस्कृतिक असमानता। अब कई सारे विद्यार्थी अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक। तो वो भी क्या होते हैं कि उनमें भी शिक्षा में असमानता हो सकती है, उनको भी वो कई तरह के जो लाभ हैं उनसे लाभान्वित होने से रह सकते हैं, ठीक। तो सांस्कृतिक असमानता भी एक बहुत बड़ा घटक है जो कि शिक्षा में असमानता को प्रभावित करता है, ठीक। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पारिवारिक कारक। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भी अपने शिक्षा को ग्रहण करने में समस्या की अनुभूति कर सकता है, ठीक है ना। तो पारिवारिक कारण भी होते हैं। इसके अलावा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा ग्रहण करने में असमानता। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो उतने कुशल नहीं होते, ठीक है। कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहा है तो उसको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको अकुशल शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, तो उनको शिक्षा ग्रहण करने में भी क्या होती है, असमानता होती है। अब कई बार क्या होता है, कुछ शिक्षक क्या होते हैं, इरादतन या गैर इरादतन रूप से अपने पसंदीदा अपने पसंदीदा स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हैं या पक्षपात का रवैया अपनाते हैं। जैसे कि भाई क्लास में सपोज करो कोई बच्चा है, उसके संग टीचर द्वारा पक्षपात रवैया अपनाया जाता है पढ़ाने में, तो वहाँ पर भी क्या हो सकती है भाई, शिक्षा ग्रहण करने में असमानता हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा कारक है कि भाई इसके द्वारा भी शिक्षा ग्रहण करने में भी असमानता भी शिक्षा में असमानता को प्रभावित करने वाला कारक है। इसके अलावा देखो मूल्यांकन में असमानता हो सकती है, ठीक। कि भाई जैसे सपोज करो आपने अभी मैंने जैसे डिस्कस किया था कि भाई जो आपका परीक्षण किया जाए या किसी अन्य प्रकार से आपका मूल्यांकन किया जाए जो कि आपका फील्ड नहीं है, ठीक है ना। आपको ऐसे फील्ड के क्वेश्चन दिए जाएं जो आपने कभी देखे ही नहीं या पढ़े ही नहीं, आप नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, लेकिन आपसे मैथ्स के क्वेश्चन वहाँ पर पूछ के आपका स्तर देखा जा रहा है या आपका मूल्यांकन किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी शिक्षा में असमानता आ जाती है। तो वहाँ पर भी वो क्या करते हैं, असमानता को प्रभावित करने वाले घटक में आ जाता है, ठीक। इसके अलावा क्या होती है, अलग भाषाई असमानता। भाषाई असमानता से संबंध है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम टीचर्स द्वारा डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, जो कि अगर कोई बच्चा है उसको उस भाषा में समझ नहीं आ रहा है, तो उसके कारण भी उसको शिक्षा में असमानता का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। कभी बार क्या होता है कि भाई कक्ष में कई जो टीचर्स होते हैं उनकी भाषा शैली डिफरेंट होती है या वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं और बच्चा हिंदी में सीखना चाहता है, तो हो सकता है कि भाई बच्चे को वो भाषा समझ में ना आ रही हो, तो उससे भी क्या होता है, शिक्षा में असमानता आ जाती है, ठीक।
तो दोस्तों ये थे आपके शिक्षा में असमानता को प्रभावित करने वाले घटक। अब देखते हैं दोस्तों समानता के प्रोत्साहन हेतु क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। यानी कि जो हमारा संविधान है जो कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ था, उस पे क्या क्या प्रावधान किए गए थे कि जिससे सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान हो सके। ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या किया गया था इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला जो इसका पार्ट है, हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का। ठीक है ना, आप जानते हैं कि सबसे पहले इन्होंने नए अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया था, जिसमें कि बोला गया था कि भाई 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समूह के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कौन करेगा? राज्य प्रदान करेगा। ठीक है ना, अब इसको शिक्षा के अधिकार अधिनियम नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला तो इन्होंने क्या किया कि भाई निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 को सम्मिलित करना संवैधानिक प्रावधान के अंदर आता है। ठीक, इसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा अनुच्छेद 30 में संविधान में प्रावधान किया गया है कि भाई आपके धर्म या भाषा के आधार पे सभी अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्या संस्था के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, यानी जो धर्म या भाषा के आधार पे जितने भी अल्पसंख्यक हैं या उनकी अल्पसंख्यक संस्था है, तो अगर वो शैक्षिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन करना चाहते हैं तो उनको उसका अधिकार है। ठीक, इसके अलावा इन संस्थाओं को, जो ये अल्पसंख्यक अपनी संस्थाओं को चलाएंगे, शैक्षिक संस्थाओं को चलाएंगे, तो इनको सरकार अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, यानी किसी भी आधार में इनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 30, जिसका संविधान में प्रावधान किया गया, और इससे डेफिनेटली क्या होती है, शिक्षा में समानता के अवसर मिलते हैं। किनको? अल्पसंख्यकों को। बात करते हैं दोस्तों भाषा संरक्षण की। देखिए भाषा संरक्षण में सबसे पहले अनुच्छेद है 29 क यानी 29(1). इसमें ये कहा गया है कि भारत में या इसके किसी भी भाग में रह रहे नागरिकों के किसी भी समूह को अपने निश्चित भाषा, लिपि तथा संस्कृति है तो उसका उन्हें संरक्षण का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत के किसी भी भाग में रह रहे नागरिकों के किसी समूह को अपनी जो उनकी भाषा है या लिपि है या संस्कृति है उसके उनको संरक्षण का अधिकार है। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला जो है भाषा से संबंधित वो है 350B। इसके अंतर्गत जितने भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं उसमें अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा से संबंधित मामलों में जांच पड़ताल के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, जैसे भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा है, तो उनकी रक्षा, अधिकारों की जो रक्षा है उससे संबंधित जो भी मामले आएंगे उसमें जांच पड़ताल के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इससे भी इनके भाषा को संरक्षण मिलता है, और जब इनके भाषा को संरक्षण मिलेगा तो उसमें शिक्षा के समानता के अवसर भी इनको मिलते रहेंगे। प्रावधान दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 15, 17 और 46 में कमजोर वर्गों की शैक्षिक हितों के लिए बनाए गए हैं। भारतीय समुदाय के कमजोर वर्गों की शैक्षिक हितों की रक्षा करने वाले ये अनुच्छेद हैं 15, 17 और 46। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 46 में जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए केंद्रीय सरकार को उत्तरदायी बनाया गया है। इसमें बोला गया है कि भाई जितने SC और ST होंगे उनके आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए केंद्र सरकार प्रयास करेगी और वो उसके लिए जवाबदेही देगी, यानी वो उसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाता है कि भाई कमजोर वर्गों के लिए अवसर, समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संविधान में ये प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली आती है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। भारत क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो
संविधान में आप देख सकते हैं 25(1), 28(1), 28(2), 28(3) और अनुच्छेद 30, इसमें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने की बात कही गई है। इसको क्या कहता है? 25 को ये कहता है कि जो हमारे देश के सारे नागरिक हैं, यानी सभी नागरिक हैं, वो अपनी धार्मिक आस्था और धर्म के बढ़ावा देने के लिए अधिकृत हैं, यानी उनके अधिकारों को ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है। ठीक है ना? इसके अलावा देखिए दोस्तों, शैक्षिक अवसर संस्थानों में अवसरों की समानता, इसके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको शैक्षिक संस्थानों में अगर अवसरों की समानता मिलेगी तो आपको शिक्षा में भी समानता मिलेगी, ये तो होना ही है। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 29 क है कि अगर कोई भी नागरिक है राज्य द्वारा पोषित या उससे अनुदानित किसी भी शिक्षा स्थान में केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पे प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ना इस चीज़ को कि भाई भारत में अगर भारत का कोई नागरिक है या भारत के क्षेत्र अधिकार में कोई रहने वाला नागरिक है या उसके प्रत्येक वर्ग है, उसको अगर उसकी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, तो उसको कायम करने का अधिकार भी है। और उसके अलावा राज्य द्वारा पोषित या उससे अनुदानित किसी भी शिक्षा संस्थान में अगर उसका धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पे उसको प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि शैक्षिक संस्थानों में उसको अवसरों की समानता रहेगी। ओके, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है मातृभाषा में शिक्षा, यानी कि अनुदेश। अनुच्छेद 26(1) और अनुच्छेद 350(a) ये इसका प्रावधान करते हैं। देखिए अनुच्छेद 26(a) ये कहता है कि भारत का कोई भी समूह है जो भारत या इसके क्षेत्रीय अधिकार में निवास करते हैं तो उनको अपनी निश्चित भाषा, लिपि या संस्कृति, इसके संरक्षण का अधिकार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 350(a) ये भी ये निर्देशित करता है कि प्रत्येक राज्य का यह प्रयास होगा वह भाषाई अल्पसंख्यक समूह से संबंधित बच्चों के प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मातृभाषा में देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। ठीक है ना? बात दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्त्री शिक्षा। हमने हमेशा देखा है कि हमारे देश में पुरुष तथा महिलाओं की शिक्षा के मध्य में कमी का अनुभव किया गया है। ठीक है ना? जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था से सरोकार रखता है। ठीक, अब बालिका की जो शिक्षा है वो देखा जाए तो बालकों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है और इसके लिए संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं ताकि शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हो सके। तो देखिए इसमें कौन कौन है? इसमें है अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(3). हम देखते हैं कि कक्ष में समानता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षकों तथा विद्यालयों की क्या क्या भूमिका रही है या हो सकती है। ठीक, अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। देखिए कोई भी टीचर है उसको पक्षपातपूर्ण अभिवृत्ति तथा व्यक्तिगत दुराव के बिना शिक्षण करना चाहिए, तभी क्या आएगी? समानता आएगी। अगर आप पक्षपातपूर्ण व्यवहार रखेंगे और किसी से पर्सनल आप दुश्मनी टाइप की रखेंगे तो उससे शिक्षण कार्य क्या होगा? प्रभावित होगा और शिक्षा में समानता कभी भी नहीं आ सकती। ठीक, इसके अलावा शिक्षकों को क्या चाहिए कि वो कक्षा कक्ष के अलावा यानी क्लास में और विद्यालय में मित्रवत वातावरण कायम रखे, जिससे कि एक फ्रेंडली बिहेवियर होगा तो बच्चों को भी समान अवसर मिलेंगे या समानता के अवसर मिलेंगे। ठीक है ना? इसके अलावा भाई अगर कोई विद्यार्थी नकारात्मक गतिविधियों में है, अगर कोई सपोज करो लड़ाई झगड़े में है या सपोज करो किसी नशे का आदी हो गया है, तो शिक्षकों को उसका अवलोकन के लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों से समान व्यवहार करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी शिक्षकों और सभी विद्यार्थियों से समान व्यवहार करेगा मैनेजमेंट तो ही शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हो पाएंगे। अगर आप किसी को ज़्यादा वरीयता दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, तो वहाँ पर भी शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो सकते। ठीक,
सबसे इम्पोर्टेंट समावेशी शिक्षण को महत्व दिया जाए। ठीक, इसके अलावा मैंने पहले ही बोला कि कई बार शिक्षक क्लास में टिप्पणी कर लेते हैं, उपहास करते हैं या हल्की बातें ऐसी कह देते हैं कि जिससे जो बच्चे हैं उनका मनोबल डाउन हो जाता है या उनको हम कह सकते हैं कि वो हीन भावना आ जाती है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि भाई शिक्षा में प्रभावित होती है। ठीक, तो यहाँ पर भी शिक्षकों को ऐसी टिप्पणियों से, उपहास से बचना चाहिए। देखिए, पाठ योजना बनाने में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। टीचर्स को लेसन प्लान, यानी पाठ योजना को क्या बुलाता है, लेसन प्लान हम बोलते हैं। तो इसको हमेशा उनको इस तरीके से लेसन प्लान डिज़ाइन करना चाहिए कि जिससे हर बच्चे को शिक्षा के समान अवसर मिल सके। ठीक है ना, यानी हर कोई बच्चा उसमें प्रतिभाग कर सके। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल जो अपना लेसन प्लान ऐसा बना रखा कि बिल्कुल टॉपर जो बच्चे हैं उनके समझ में आ रहा है और जो मिडिल या लो क्लास के बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको पाठ्य योजना बनाने में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। ठीक, इसके अलावा फिर मैंने बोला जो जो अभी ऊपर वाला पॉइंट था कि भाई सभी विद्यार्थियों को क्लास में अवसरों की समान पहुंच होनी चाहिए और सबकी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा शिक्षकों को नैतिक सिद्धांतों और समानता का विशेषज्ञ होना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है। ठीक, तो इसके बाद आती है पाठ्यचर्या की भूमिका। देखिए, शिक्षक तथा विद्यालय के अतिरिक्त शिक्षा में अगर समानता लानी है या विविधता के समाधान है तो उसमें भी पाठ्यचर्या की बहुत भूमिका है। इसमें सबसे पहला आता है अधिकार तथा उत्तरदायित्व। देखिए, पाठ्यचर्या में समानता तथा विविधता को सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। ये पाठ्यचर्या का अधिकार भी है और उत्तरदायित्व भी है। ओके, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि समावेशन को पाठ्यचर्या में इम्पोर्टेंट रोल देना है। इसके अलावा दोस्तों, जो पाठ्यचर्या है वो विविधता के लिए भी उत्तरदायी होनी चाहिए या सर्वसाधारण के लिए होनी चाहिए, ना कि केवल क्लासरूम के लिए। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी पाठ्यचर्या में समान रूप से सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है ना, सीमांता का अध्ययन है, विविधता में एकता है, विचार में समानता और कई इम्पोर्टेंट प्रकरण हैं वो भी विद्यालय की पाठ्यचर्या में शामिल होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये पाठ्यचर्या की भूमिका हो सकती है हमारे शिक्षा की समानता को बढ़ाने में। के बाद दोस्तों देखते हैं भाई सरकार की क्या भूमिका है शिक्षा में समानता के लिए। सरकार के क्या क्या प्रयास किए गए हैं या प्रयास किए जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रयास सरकार द्वारा किया गया है वो है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, जिसको कि आरटीई एक्ट 2009 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अगला पॉइंट है दोस्तों, सभी को नामांकन शैक्षिक संस्थाओं में, यानी शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन हेतु जाति धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सबको प्रवेश मिलेगा भाई। ठीक, अब इसके अलावा देखिए, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षा पाने के लिए विशाल संख्या में शैक्षिक संस्थान खोले गए हैं या खोले जाने चाहिए। खोले भी गए हैं और भी खोले जाने चाहिए, जिससे कि सभी को शिक्षा के समान अवसर मिल सके। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन पर भी नियंत्रण किया गया है। इसके क्रम में क्या किया गया है कि भाई विद्यालय पूर्व के शिक्षा केंद्र खोले गए, जैसे कि आंगनवाड़ी आपने देखा होगा एग्जाम्पल, या बालवाड़ी भी होते हैं। ठीक, तो इनको व्यापक पैमाने में स्थापित किया है ताकि प्रारंभिक शिक्षा में अपव्यय या अवरोधन की स्थिति ना आए। ठीक, इसके अलावा पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है ताकि उनको शिक्षा के अवसर मिल सके या समान अवसर मिल सके। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़े समुदाय के लिए सीटों में आरक्षण किया गया और छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जिससे कि उनको शिक्षा के समान अवसर मिल सके। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में अधिक संख्या में आवासीय विद्यालय या आश्रम स्थापित किए गए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, सरकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी विभिन्न
रूप से समर्थ बच्चों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। तो दोस्तों ये थी सरकार की भूमिका शिक्षा में समानता के लिए। दोस्तों ये था शिक्षा में समानता। दोस्तों मैंने इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको शामिल करने का इसमें प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स अगर छूट गए हैं तो आप उनको नेट के माध्यम से या कहीं और अगर आपको अच्छी बुक्स मिलती हैं तो वहाँ से भी आप इसको गैदर कर सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसमें कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।